अस्सलाम वालेकुम डियर फैकल्टी मेंबर्स। आज हम लोग OBE सिस्टम से रिलेटेड एक रेफ्रेशर ट्रेनिंग करेंगे छोटी सी, जहां पर आपको बेसिक लेवल की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। आज के जो कंटेंट्स हैं उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें करिकुलम डिज़ाइन देखेंगे, एक टॉप डाउन अप्रोच। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे आउटकम बेस्ड सिस्टम को ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से। देन स्ट्रक्चरिंग करेंगे तमाम करिकुलम डिज़ाइन स्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है। देन लास्ट में हम देखेंगे कि CLOs को हमने कैसे डिज़ाइन करना होता है। तो अगर मैं करिकुलम डिज़ाइन की बात करूं तो हमारे पास जो दो गोल्स हैं वो बेसिकली दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म्स आउटकम्स होते हैं, दूसरे शॉर्ट टर्म आउटकम्स हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म्स आउटकम्स की बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट विजन एंड मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है। उसके बाद प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स PEOs, अब वो POs भी कहलाते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट होनी चाहिए आपके एक साथ शॉर्ट टर्म आउटकम्स के साथ। तो जो शॉर्ट टर्म्स आउटकम्स हैं उसमें हम PLOs को देखेंगे और CLOs को देखेंगे, कोर्स लर्निंग आउटकम्स को। तो जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है उसके हवाले से सबसे पहले हमने मिशन एंड विजन देखना है यूनिवर्सिटी का, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एवेल्यूएशन देखेंगे POs, PLOs और CLOs के दरमियान। ये एक जनरल सैम्पल स्टेटमेंट है मिशन एंड विजन की, जिसमें जो है वो यूनिवर्सिटी का या डिपार्टमेंट का जो विजन है एंड मिशन है वो डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं विजन की बात करूं तो टू बी अ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च यूनिवर्सिटी committed to best serve society and industry through purposeful education, research and innovation। इसी तरह से मिशन डिफाइंड है और आपका मोटो डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम इसकी POs की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी आपका जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो अपनी ग्रेजुएशन के 5 साल के दरमियान जो है वो इस लेवल के ऊपर हो कि ये सारी चीज़ें अटेन कर सके। तो जो पहला PO डिपार्टमेंट का है वो फंडामेंटल कंप्यूटिंग नॉलेज है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, तीसरा एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देन कम्युनिकेशन और उसके बाद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स। तो अगर सबसे पहले ये देखें हम कि ये यूनिवर्सिटी के विजन मिशन के साथ किस तरह से जो है वो मैप हो रहा है। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी के विजन और मिशन को देखूं तो हमारा PO1, PO2, PO3, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी मैपिंग होती है रिसर्च एंड इनोवेशन के हवाले से। जैसे अगर हमने देखा था, देन उसके बाद जो है वो PO2 जो है वो बेस्ट सर्व सोसाइटी, इंडस्ट्री, पर्पसफुल एजुकेशन। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से के साथ मैप होंगी और रिलेट होंगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एज अ फैकल्टी मेंबर होता है वो प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें जो जिसको हम प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव या ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें हमें करना क्या होता है कि इसको हमने अपनी जो भी हमारी डिपार्टमेंटल लेवल की चीज़ें हैं उसको हम नैरो स्टेटमेंट में लेकर आते हैं और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होता है, यानी कि 4 साल की ग्रेजुएशन के टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसेबल होना चाहिए, ताकि वो ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो उन्होंने अटेन किए हैं तमाम वो जो आपने असेस किया है वो उन तमाम CLOs के हिसाब से है। देन एनसेक ने जो है वो 10 PLOs डिफाइन किए हैं और 10 PLOs जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिए गए और जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो अडॉप्ट करना होते हैं तमाम प्रोग्राम्स को OBE की सर्टिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मली तौर पे यूनिवर्सिटी से या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ जो है वो अप्रूव्ड होने चाहिए। अच्छा, जो BSAI के हमारे प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम एकेडमिक एजुकेशन, नॉलेज ऑफ सॉल्विंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, अच्छा आप लोग चाहें तो एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं इसको। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी मौजूद हैं। देन थर्ड वन इज प्रोग्राम प्रॉब्लम एनालिसिस, डिज़ाइन डेवलपमेंट, मॉडर्न टूल्स। तो इस तरह से 10 हमारे पास PLOs मौजूद हैं जो BSAI प्रोग्राम के लिए हैं। अच्छा, अब नॉर्मली जो PLOs होती हैं उनकी मैपिंग होती है और मैपिंग करने के लिए आपके पास कुछ डोमेन्स हैं। अगर हम आगे देखेंगे कि डोमेन्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो इस तरह से जो है वो कोर्सेज की डिटेल दी हुई है, कोर्स कोड दिया हुआ है, कोर्स टाइटल दिया हुआ है, कोई ना कोई CLOs आपके पास डिफाइंड है किसी एक कोर्स के अंदर। अगर मैं फॉर एग्जांपल CS180 की पहले कोर्स की बात करूं तो मेरे पास टोटल जो है वो 4 CLOs हैं, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और वो कॉग्निटिव डोमेन्स के हैं, आगे हम देखेंगे, और उनके लेवल्स हैं और कौन से PLO के साथ वो मैप्ड हैं।
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3, 4 कोर्सेज की एग्जांपल दी हुई है आपको कि सेमेस्टर 1 में अगर आपके पास कोई कोर्सेज हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक उसमें 4 CLOs हों, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने उसको PLOs के साथ फर्दर मैप करना है। अच्छा, अब जो PLO को हासिल करना है या इसको अटेन करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो आपने क्यूरिकुलम है किसी भी कोर्स का वो PLOs के साथ मैप्ड हो, और जितनी भी एक्सेस आपने एज ए स्टूडेंट्स की असेसमेंट करनी है वो CLOs के थ्रू करनी है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड होगा असेसमेंट का PLOs के दरमियान में। तो नॉर्मली तौर पे आप क्या करते हैं कि जो भी आपका असेसमेंट मेथड है, अब असेसमेंट मेथड में अगर मैं कहूँ कि आपके पास क्विज़ेस से स्टार्ट होता है, फिर असाइनमेंट्स हैं, मिड टर्म है, फाइनल एग्जाम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये तमाम तरीके जो है वो असेसमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे और तमाम को जो है वो मैप करेंगे। पहले तो हम उसके CLOs डिज़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव PLOs के साथ जो है और उसके लेवल्स को डिफाइन करने के बाद कि वो कौन से डोमेन में है और वहाँ से देखेंगे कि कौन से जो टूल्स हैं फॉर एग्जांपल, उन टूल्स के साथ उनको एक्सेस करेंगे। तो ये जो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है कि 1956 से लेके 1964 के दरमियान जो है बेंजामिन ब्लूम एक साहब थे, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज पे डिफाइन होता था, और वो एक लर्निंग बिहेवियर को डिफाइन करता था जिसके थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते थे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की असेसमेंट लेवल को। तो उसमें तीन चीज़ें बेसिक डिफाइन की हैं। नंबर 1 है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो बेसिकली थिंकिंग से रिलेटेड है। कोई भी आपकी मेंटल एक्टिविटी है जहाँ पे आप रीजनिंग कर रहा होता है स्टूडेंट, रिमेंबर कर रहा होता है या फिर लर्निंग कर रहा होता है बेसिक लेवल की, यानी कि जो थॉट से रिलेटेड काम हम डिस्कस करते हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में है। इसी तरह से अगर मैं अफेक्टिव डोमेन की बात करूँ तो वहाँ पर आप फीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म की कोई मोटिवेशन हो या लाइकनेस हो, उससे अगर कोई रिलेटेड चीज़ों को इंटीग्रेट करता है स्टूडेंट और कोई नया सोल्यूशन या कोई चीज़ डेवलप करता है, वो हमारा अफेक्टिव डोमेन में आता है। सिमिलरली जो थर्ड वन है वो है आपका साइकोमोटर डोमेन। मोटर डोमेन में हम जो है जो भी प्रैक्टिकल या फिजिकल काम होता है, यानी कि जो लैब्स में हम काम करा रहे होते हैं, वो साइकोमोटर डोमेन होता है। तो हर डोमेन के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉग्निटिव डोमेन की पहले बात करूं तो इसमें जो है वो 6 लेवल्स आपके डिफाइंड होते हैं। लेटर हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो जो असेसमेंट के मेथड्स हैं आउटकम बेस्ड के, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के डिफरेंट लेवल्स जैसे मैंने आपको बताया, और वो डिपेंड करता है कि आपका पास जो लेवल ऑफ लर्निंग है तमाम कोर्सेज की, वहाँ से आपको ये पता चलता है इस डोमेन के उसकी जो है फाउंडेशन ब्रेथ है या डेप्थ है, मतलब वो कोर्स जो है वो आप डेप्थ में ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं या ब्रेथ लेवल के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो सकता है, जस्ट एन एग्जाम्पल सैम्पल के आपके पास मुख्तलिफ CLOs डिफाइंड हो और वो CLOs जो है वो PLOs के साथ मैप हो और लेटर ऑन वो PEOs के साथ जो है वो आपस में रिलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल CLO1 जो है वो PLO1 के साथ है मैप, और PLO1 जो है वो लेटर ऑन PO1 के साथ है। इसी तरीके से अगर मैं CLO3 की बात करूं वो PLO6 के साथ है, और PLO6 जो है वो आगे जाके PO2 के साथ है। इसी तरह से तमाम जो का जो स्ट्रक्चर होगा पूरे कोर्सेज का वो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी कॉग्निटिव डोमेन की आपसे बात की, तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमारे पास 6 लेवल्स हैं। 6 लेवल्स पे अगर मैं बात करूं तो बॉटम से अगर स्टार्ट करूं तो C1 जो लेवल है रिमेंबर। तो मैंने जैसे बताया था कॉग्निटिव डोमेन थिंकिंग या थॉट्स के ऊपर होता है, तो उसमें आपका रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट, ये 6 डिफरेंट लेवल्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के। आगे हम देखेंगे कि इसमें कीवर्ड्स भी कुछ इस्तेमाल होंगे, तो उन कीवर्ड्स के हिसाब से जब भी आपने अपने पेपर्स को डिज़ाइन करना है या अगर कोई क्वेश्चन आपने डिज़ाइन करना है या इवन कोई प्रोजेक्ट कराना है, असाइनमेंट देना है, तो उसके हवाले से भी आप इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स या एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं, इनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल नॉलेज रिलेटेड अगर आप कोई काम पूछ रहे हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें आप डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, इसी तरह से अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज या एवेल्युएट या क्रिएट, अगर आपने किसी किस्म की भी जो क्वेश्चन के अंदर आपने कॉग्निटिव डोमेन के उस लेवल पर रखना है, तो अगर आपका लेवल अंडरस्टैंडिंग का है तो उसमें किस किस किस्म के आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी डिफाइन करती है। सिमिलरली जो मुख्तलिफ अभी हमने 6 लेवल्स बात किए थे, जैसे पहला जो लेवल था वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग था, रिमेंबरिंग प्रीवियस लर्न इन्फॉर्मेशन। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है कि जो भी आपकी स्टूडेंट की थिंकिंग एबिलिटी है या उसके थॉट्स हैं या उसकी कोई भी
मेंटल एक्टिविटी है जिसके थ्रू वो कोई रीजनिंग या कोई लर्निंग हासिल कर रहा है, उसी के थ्रू आप उस कॉग्निटिव डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसके कुछ जो लेवल्स डिफाइन हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया, नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवेल्युएशन है, दीज आर द थिंग्स जिसको आप ये चीज़ अरेंज कर सकते हैं। तो इसके जो वर्ड्स हैं, वर्ब्स जो हैं वो गिवन हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपना पेपर बनाएंगे तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो बीइंग अ फैकल्टी मेंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एज एन फैकल्टी मेंबर होती है वो CLOs की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से उसको रिलेट करना एक दूसरे के साथ, और वो जो PLO की अटेंडमेंट हो रही है उसके साथ उन चीज़ों को रिलेट करना एक फैकल्टी मेंबर को बहुत अच्छी लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन इसी तरीके से आगे ये एक और फर्दर एक और स्लाइड हमने डाली हुई है कि जो अगर किसी भी टीचर्स को कोई प्लान करना है अपने क्वेश्चन पेपर को या अपने टास्क को, तो वो इस हिसाब से कर सकता है। अच्छा, साइकोमोटर डोमेन की हम बात कर रहे थे। साइकोमोटर डोमेन में जो है वो जितना भी प्रैक्टिकल काम होगा उसके हम भी यहाँ पर भी 6 लेवल्स डिफाइन है, P1 से लेके P6 तक, और इसमें जो भी काम फिजिकल लेवल पे या जो डूइंग वाले काम है, नॉर्मली जो आपके लैब के काम होते हैं, वो आप साइकोमोटर के थ्रू काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसमें आपका जो पहला लेवल स्टार्ट होता है वो परसेप्शन से है, यानी कि आपने कोई चीज़ परसीव करनी है, देन फिर सेट करना है, गाइडेड रिस्पॉन्स होगा, मैकेनिज्म होगा, अडॉप्शन होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसके भी कीवर्ड्स नीचे है कि डिस्टिंग्विश, एडजस्ट, कॉपी, एडजस्ट, अडॉप्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आप साइकोमीटर डोमेन में करते हैं। तो जो हमारे लैब इंजीनियर्स हैं, काइंडली वो अपने साइकोमीटर डोमेन को थोड़ा सा इनिशियली देखें कि उसको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फर्दर जो है ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होता है तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो है हम अपनी फीलिंग्स को के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि किसी चीज़ को वैल्यू करना या मोटिवेट करना या फॉर एग्जांपल किसी भी रिस्पॉन्ड करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। तो अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच डील्स विद थिंग्स इमोशनली, सच एज फीलिंग, वैल्यूज, अप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ थिंकिंग के बाद आपने डिज़ाइन की जिसके बाद वो स्टूडेंट जो है वो रिलेट कर रहा है किसी उस फीलिंग के साथ किसी दूसरे काम को, और कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रिजल्ट लेकर आ रहा है, तो उस हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन डेवलप किया है तो उसको आप इफेक्टिव डोमेन में डालेंगे। तो इसके भी 5 लेवल्स हैं। उसके अंदर हम रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इसके भी कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होंगे। तो जितने भी कीवर्ड्स आपके पास होते हैं उनको आप अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर या अपने असाइनमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो CLO और PLOs की मैपिंग होती है वो किस तरह से होती है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के हों, साइंस के हों, इंजीनियरिंग के हों, किसी भी तरह के कोर्सेज हों, वो तमाम कोर्सेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपने उसकी फाउंडेशन बतानी है, उसके अंदर ब्रेथ, कोर, इफेक्टिवनेस, इंटर डिसिप्लिन कोई रिलेशन है वो, और फिर उसके बाद जो आपका FIP है वो ज़रूर आपका डायरेक्टली मैप होना चाहिए PLOs के साथ। ठीक है, इसी तरह से कोई ना कोई आपने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट हम एक डिज़ाइन करा लेंगे आपसे लेटर ऑन, फिर उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये CLO और PLO को मैप किया जाता है। और इसी तरह से जितना भी आप लोगों का आप जितनी फैकल्टी है, मैं चाहूँगा कि इस पे हम इनपुट लें नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सेशन के अंदर। अच्छा, CLO का जो डिज़ाइन है उसमें हमने डिज़ाइन करने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि आपको जो है वो बिहेवियरल आउटकम्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत ब्रीफ और छोटे हो। इतनी लंबी लंबी आपने कहानी नहीं लिखनी होती है, एक या 1.5 लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइनों के अंदर आपने चीज़ बतानी होती है, और वो चीज़ इतना ऐसी होनी चाहिए कि रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो किसी स्टूडेंट के हिसाब से, और वो ऑब्वियसली किसी एक सीनियर के साथ आप पहले डिस्कस करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और वो तमाम के तमाम जो है ना जितनी भी आपकी अलाइनमेंट्स हैं वो आपकी एसेक्स करने के लिए जो आपने PLO को बनाए हैं, उस PLOs जो यूनिवर्सिटी के PLOs हैं उसके हिसाब से अलाइन होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। तो नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल CLO कोई भी स्टेटमेंट है वो 3 मेन कंपोनेंट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसमें एक्शन वर्ब्स होने चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे एक्शन वर्ब की बात हो रही है तो a description of the behavior or an action that will demonstrate learning has occurred। अब ये एक्शन वर्ब आपका उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो अभी हमने पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी देखा। कोई ना कोई कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए जिसके अंडर में जो है वो बिहेवियर आपका डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, और कोई ना कोई स्टैंडर्ड, यानी कि जिस क्राइटेरिया को आप देख रहे हैं कि उस लेवल के ऊपर वो फॉर एग्जांपल उसकी कोई भी ना कोई वर्किंग मौजूद है, तो उस हिसाब से उसके स्टैंडर्ड को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है CLOs की। स्टूडेंट कैन कॉम्प्रीहेंड, रेड लाइन में जो लिखा हुआ है रेड कलर में, वो कैन कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज डायोड्स,
माइक्रो कंट्रोलर्स एंड फेज शिफ्टर्स, ठीक है। अब ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो लेवल है वो C2 है। तो ये कुछ लेवल्स भी डिफाइन होते हैं आगे, उन लेवल के हिसाब से करना है। फिर आपने अगर अप्लाई कराना है तो वो एक C3 लेवल है, ये डिफाइंड होगा आपके पास, ठीक है। एनालाइज करना है वो C4 है, डिजाइन करना है तो C6 है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये CLO बनाने के लिए आपको एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी है मैपिंग की, किस तरह से कि फॉर एग्जांपल CLO1 है एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन इन द वेरियस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग मैथमेटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब ये कहाँ पर है, ये मैप हो रहा है PLO1 के साथ, और ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से था, वो लेवल जो था वो बेसिकली C2 था, अंडरस्टैंडिंग का लेवल था। इसी तरीके से CLO2 को मैं वो कहता हूँ एबल टू फंडामेंटल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स की। अब ये PLO2 से मैप हुआ है। और CD3 यहाँ पर यानी कि फंडामेंटल, एबल टू सॉल्व यानी कि कोई चीज अप्लाई करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से एबल टू कैरी आउट एनर्जी एंड एंट्रोपी बैलेंस CLO3 है, तो ये PLO5 से मैप हुआ है। और ये एनालाइज करने की कोई बात हो रही है कि इसमें एबल टू कैरी आउट एनर्जी एंड एंट्रोपी बैलेंस, तो अब यहाँ पर कोई चीज एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से आप जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज करते हुए अपने PLOs को देखते हुए CLOs को मैप कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से एवेल्युएट करने का तरीका कर सकता है कि अगर आपके पास कॉग्निटिव डोमेन है, उसमें लेवल 4 दिया हुआ है, और टू क्लासिफाई एंड एनालाइज डिफरेंट कंटिन्यूस CT सिग्नल्स एंड सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब ये CLO1 है, इसी तरह CLO2, CLO3, CLO4, तो ये बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन के भी लेवल्स दिए हुए हैं। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ये चीज़ें कहाँ पे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी हमने जो है वो देखा था लास्ट स्लाइड में। उधर हमें पास लेवल्स डिफाइन थे कि CLO4 ये CLO3 का जो या CLO2 का जो कॉग्निटिव डोमेन का लेवल है वो किस तरह से डिफाइन है, ठीक है। पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं इसको। इसी तरह से जो एवेल्यूएशन और प्लानिंग का मेथड है, नॉर्मली जब आप डिज़ाइन करते हैं, किसी भी कोर्स का नाम देते हैं, सबसे पहले आप जो है वो CLOs और PLOs को रख लेते हैं एक साइड पे, और उसके साथ देखते हैं कि कौन सा CLO किसके साथ मैप है और उसका जो है वो बेसिकली लेवल क्या है। तो लास्ट में अगर आप देखें लास्ट कॉलम के अंदर, तो C4, C3 लिखा हुआ है इस तरह से। ये वही लेवल्स हैं जो कि स्टूडेंट ने अचीव करने हैं अकॉर्डिंग टू योर CLOs, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक अगर आप प्लानिंग करें तो आपने डिफाइन करना है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ें डिफाइंड है एग्ज़ाम्स के हवाले से, उसमें कितनी परसेंटेजेस रखनी है, क्या रखनी है, वो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। इसी तरीके से अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कोर्स को एवेल्युएट करना है, हमने कहा कि जी CLO1 अगर के लिए हमने 20% रखा है, CLO2 के लिए 25%, CLO3 के लिए 15%, तो ये 100% की हमने डिवीजन कर ली कि अगर हम एक अपने कोर्स के अंदर जो है वो 5 CLOs दे रहे हैं, तो 5 CLOs को स्टूडेंट किस तरह से अटेंड करेगा, उसकी ये परसेंटेजेस डिफाइंड है। और हर PLO1 फॉर एग्जांपल आपका जो कोर्स है उसमें PLO1 और PLO2 ही आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि तमाम PLOs ही उसके अंदर मौजूद हों, तो उन PLOs के हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास PLO की परसेंटेज अटेंड करने के तरीके हैं, वो आप एंड ऑफ द सेमेस्टर कर सकते हैं मुख्तलिफ। उसमें जो है वो ग्रेड्स डिफाइन करेंगे कि आपने CLOs जो हैं वो किस तरह से डिफाइन किए थे और वो किस तरह से अटेन हुए हैं, और उसके हिसाब से फाइनल डिटर्मिनेशन करके आप रिजल्ट्स को बना सकते हैं। तो जो नॉर्मल परसेंटेजेस है, जस्ट एन एग्जांपल, उसमें क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं कि क्विजेज जो है वो आपने 10 मार्क्स का क्विज रखा है, 6 से 8 क्विजेज आपने लेने हैं, जिसका वेट 10 से परसेंट 15 होगा। और यहाँ पर करेंगे कि एक CLO हर एक क्विज के ऊपर है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 6 CLOs रखे हैं और 6 क्विजेस लिए हैं, तो हर क्विज के ऊपर आप एक CLO अटेंड करवा सकते हैं जिसका 10 मार्क्स का हो, और उसकी क्वांटिटी उसका वेटेज जो है वो 10 to 15 हो। सो सिमिलरली असाइनमेंट हो गए, मिड टर्म हो गए, फाइनल एग्जाम्स हो गए, लैब्स हो गए, इस हिसाब से आप उसको अटेंड करवा सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अच्छा, इंट्रोडक्शन के हिसाब से जो अगर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आप हर कोर्स के बाद लें। मतलब मैं तो लेता हूँ एज अपने स्टूडेंट्स से कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप क्या करते हैं कि इसको FYPs के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप उसमें जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकती है, और जितने भी रुब्रिक्स आप बनेंगे वो बेस्ड होंगे, मतलब उस रुब्रिक्स के थ्रू आपकी एवेल्यूएशन स्कीम जो है वो एनालाइज हो सकती है। और उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आप करवा सकते हैं, और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी आप उसमें कुछ रख सकते हैं। कोर्स का जो ब्रेकडाउन होगा वो इंफॉर्मेशन कोर्स की स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसमें CLOs और उसके डोमेन्स एंड लेवल्स खास डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली हम कोई आपके पास अगर कोर्स मौजूद है जिसकी कोर्स गाइड आप पे है, इसमें सारी चीज़ें ये मौजूद होंगी।
फिर CLO PLO की मैपिंग होनी चाहिए, ग्रेडिंग पॉलिसी होनी चाहिए, प्री रिक्वेजिट अगर कोई कोर्स का ऑलरेडी मौजूद है वो होना चाहिए, और उसका साथ लेसन प्लान होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है जिसके ऊपर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेटर एक सेशन के अंदर हम आप लोग मुझे इस पे बना के दिखा दें किसी एग्जांपल के साथ। कोई इसमें क्वेश्चन या क्यूरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटा सा सेशन था, एक रिव्यू था। अगर इस पे फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।